नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे एक सीबीएसई का लेटेस्ट जो पेपर है 2023 और 4 का, तो वो आपके सामने यहाँ पे लेटेस्ट मैं प्रेजेंट लेके यहाँ पे हूँ। इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बनाई है आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक फाइनल जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसका बिल्कुल सेम टू सेम यही पैटर्न रहेगा। एक और मैं पेपर बनाऊंगा इसके बाद, तो लगभग आपके 4-5 पेपर हो जाएंगे जिसमें बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा एक एक मार्क्स से स्टार्ट करता हूँ। पहले मैंने सोचा 5-5 मार्क्स से स्टार्ट करूँ, लेकिन मैं भी यहाँ से आपको 1-1 मार्क्स से आपका स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एमसीक्यू शुरुआत से पेपर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ज़्यादा हम पहले देखते हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द डिस्क्राइब द एक्ट गिवन बिलो। The act was passed by the Imperial Legislative Council. It gave the power to government to repress the political activities. It empowered the government to detain political prisoner without a trial. ये साफ साफ जो है देखो, विदाउट ट्रायल ये 1919 में लेके आ गया था कि जिसमें सरकार एक ऐसा कानून बनाएगी जिसमें किसी भी क्रांतिकारी को, किसी भी जो रेवोल्यूशनरीज है या जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ, यानी गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश के खिलाफ जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके लिए वो जो है उनको कब विदाउट एनी ट्रायल 2 साल के लिए अरेस्ट कर सकते थे। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 2 साल के लिए अरेस्ट कर सकते थे। वो कौन से एक्ट में था? आपका रॉलेट एक्ट। अगर ये ध्यान दीजिएगा, अगर सिंपल ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट का मतलब ये था कि गवर्नमेंट हैज़ पावर टू डिटेन एनी पॉलिटिकल प्रिजनर और रेवोल्यूशनरीज विदाउट एनी ट्रायल ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्ट। यानी सस्पेक्ट के बेस पे, संदेह के बेस पे, किसी पे शक हुआ कि भाई ये क्रांतिकारी हो सकता है या किसी गैर कानूनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो ये रॉलेट एक्ट ये कानून था कि भाई किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो बिना किसी ट्रायल के। ना कोर्ट में जाने की ज़रूरत है, ना किसी वकील के पास जाने की ज़रूरत है। आपको सीधा 2 साल के लिए आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आपसे कोई जो है, आपके पास कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो इसलिए इसको काला कानून कहा गया। ये था आपका, ये सारे जो एक्ट है वो रॉलेट एक्ट में थे आपके, ठीक है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ठीक है। सो विच प्लेस इंडिया हैज़ आर्टिफिशियल लेक टू कंजर्व वाटर डेट ऑफ 11th सेंचुरी, ठीक है। अभी ये भोपाल में जो है आपका बड़ा लेक है, ठीक है। भोपाल में जो है जो राजा भोज ने बनाया था, ठीक है। तो ये भोपाल में है आपका बड़ा लेक, तो इस पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। याद रख लीजिएगा, सबसे बड़ा जो आर्टिफिशियल लेक है वो भोपाल में बनाया गया था और ये राजा भोज ने बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आपको रीड द डेटा गिवन बिलो द आंसर है द क्वेश्चन एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे यूपी की जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे लिटरेसी रेट रूरल पॉपुलेशन 76%, लिटरेसी रेट 90%, परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन जो है आपके यहाँ पे अटेंडिंग स्कूल 85%, फीमेल का इतना है। तो यहाँ पे एज पर डाटा गिवन बिलो वो हैज़ द लीस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी कम है भाई? फीमेल की कम दिखाई दे रही है। साहब बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप सिंपल कर लोगे, ठीक है। फीमेल की यहाँ पे सबसे कम परसेंटेज दिखाई दे रही है। सेम अगेन यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल पोटेंशियल मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू मिटिगेट द थ्रेट्स पोज्ड ऑन द टाइगर पॉपुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। यानी ये जो आपका वाइल्ड लाइफ से जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या है, बैनिंग हंटिंग, ठीक है। ये इसमें जो है टाइगर की पॉपुलेशन को हमने बढ़ाने के लिए या उसको जो उसके ऊपर जो खतरा है, टाइगर के ऊपर जो खतरा है, तो उसको गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या क्या करा है? बैनिंग करा है हंटिंग को, ठीक है। लीगल जो प्रोटेक्शन दी गई है हैबिटेट्स को, एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड एंड वाइल्ड लाइफ, प्रोहिबिशन ऑफ द विजिट ऑफ पब्लिक इनटू द फॉरेस्ट एरिया, एस्टैब्लिश द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, कन्वर्टिंग द फॉरेस्ट इनटू द रिजर्व एंड प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। अब इसमें जो है आपका डी है, देखो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी इसमें जो है देखो ये वहाँ पे आप बैन कुछ भी आप जो हंट कर नहीं सकते हो, ठीक है। पब्लिक जो है विजिट करती है क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पैसे आते हैं, कई बार गवर्नमेंट को जो है कई लोग टूरिस्ट जाते हैं, तो ये सारे काम किए गए। लेकिन यहाँ पे पब्लिक को विजिट करने का मना नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है आपने देखा होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में या नेशनल पार्क्स में, जिम कॉर्बेट में जैसे पार्क में कई तरह के जो लोग जिप्सी में बैठ करके जाते हैं और इसका आनंद उठाते हैं और इससे सरकार को एक टैक्स मिलता है। तो बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं सिवाय इस सेकेंड वाले स्टेटमेंट के, ठीक है। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप कैम टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन डैश वाज, ठीक है। अब यह जाहिर सी बात है, यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स में है। अब ये जो है ब्रसल्स में, आपको वैसे तो यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको इस क्लास में नहीं पढ़ना, पर आपके बॉक्स में दे रखा है। तो ब्रसल्स जो है बहुत खास कैपिटल है, बेल्जियम की राजधानी है। तो हमने पावर शेयरिंग में इसके बारे में पढ़ा था, तो आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ब्रसल्स जो है यूरोपियन यूनियन का वहाँ पे हेडक्वार्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई मेजोरिटेरियनिज्म के बारे में है। मेजोरिटेरियनिज्म मतलब क्या है? यानी मेजोरिटी के पास पावर शेयरिंग होती है। तो ये लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली
डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेजोरिटेरिज्म एंड पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग और जो है पावर शेयरिंग और मेजोरिटेरिज्म में क्या डिफरेंस है ये समझ आने की। भाई पावर शेयरिंग एक अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में होना चाहिए, और मेजोरिटेरिज्म जो यानी एक जो मेजोरिटी होती है वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करती है, दूसरे माइनॉरिटी के इंटरेस्ट में काम नहीं करती है। तो ये क्वेश्चन का मतलब ये है। तो इसमें दोनों में ऐसी कौन सी इसमें से लाइन है जो कि ये शो करती है भाई दोनों में अलग अलग है। मेजोरिटिज्म एम्फेसाइज ऑफ डोमिनेंस ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी वाइल द पावर शेयरिंग एम्फेसाइज द शेयरिंग पावर। ये बिल्कुल सही है, पहला वाला तो बिल्कुल सही है, तो पहला वाला सही है बिल्कुल ठीक है। तो मेजोरिटिज्म एम्फेसाइज द डोमिनेंस ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी एंड द वाइल पावर शेयरिंग इज एम्फेसाइज ऑफ द शेयरिंग ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये एक आपका डेमोक्रेटिक वाला सिस्टम है और एक दूसरा आपका जो है नॉन डेमोक्रेटिक वाला सिस्टम है। अगर मेजोरिटीज़ की चल रही है वहाँ पे तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बेटा देखो, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होता है ये वाला, सबसे बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसमें बच्चों को समझ नहीं आता भाई ये असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन। इसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ। पहले आप कोशिश करिएगा कि अगर आपको आता है क्वेश्चन, अगर आप समझ सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आप अपने मन से सॉल्व करिएगा, ठीक है। पहले उन बच्चों के लिए जिनको आता है और तो बिल्कुल एक्यूरेट अपने दिमाग से लगा करके सॉल्व करिएगा। डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही कह रहा है। ऑल इंडिविजुअल हैव द इक्वल सेस इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इक्वल यानी वहाँ पे सबको जो है इक्वल रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए, हर किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जैसे इंडिया में हिंदू को भी राइट्स है, मुस्लिम को भी रिप्रेजेंटेशन राइट्स है, सिखों को राइट्स है, पॉलिटिकल इक्वलिटी सबको है, साथ साथ उनके रिप्रेजेंटेटिव भी आते हैं इलेक्ट होकर के, यानी शेड्यूल कास्ट के लोग आते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग आते हैं, सिखों के लोग आते हैं, मुस्लिम्स के लोग आते हैं, तो दोनों सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे वही है, ए और बी, ए और जो है ए और आर दोनों सही है यहाँ पे, ठीक है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो हमेशा एक चीज़ और ट्रिक, जिसको नहीं आता है, बात है जिसको नहीं आता वो क्या करेगा, वो आंख बंद करके 99% जो है चांस रहते हैं हमेशा ए वाला ही लगाना, ठीक है, जिसको नहीं आता है। अगर जिसको आता है तो कई बार कुछ और भी आ सकता है, लेकिन अगर अब नहीं आता है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप, तो आप जो है ए ही लगाओगे। यानी दोनों ए और आर जो है दोनों मोस्टली देखा गया 90% मैं कह सकता हूँ कि हमेशा ए ही सही होता है हमेशा, ठीक है बेटा। तो आप इसमें सिर्फ ए ही लगाओगे एजर्शन और रीजनिंग में, अगर आपको नहीं आता। अगर आता है तो हो सकता है कि मैंने बताया 90% हो सकता है सही है, कुछ और भी सही होता है, लेकिन 10% गलत भी हो सकता है। तो गलत जो है तो कुछ आप कुछ और भी लगा सकते हो अगर आपको आता है तो। लेकिन अगर नहीं आता तो आप ए लगाओगे, अगर सही हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हो गए तो 1 नंबर जाएंगे आपके, ठीक है। तो लेकिन मैक्सिमम चांस रहते हैं यही लगाओगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राहुल हैज़ द sake of cotton but he has need to wheat and Anis has the sake of wheat and he's need to cotton under his situation। ये डबल कोइंसिडेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का क्वेश्चन है यहाँ पे। सो कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या है कि इसका मे नॉट एक्सचेंज द गुड्स, तो इसमें क्या कह रहा है आपका, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी बेस्ट ऑप्शन एंड डिस्क्राइब द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड एलिमिनेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी बार्टर सिस्टम का कह रहा है इसमें। सो जाहिर सी बात है कि भाई डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है यहाँ पे, हम या तो आपका ये इसके रिगार्डिंग में करोगे या तो आप मनी लोगे, ठीक है, मनी से रिगार्डिंग में करोगे ना। एक्सचेंज का माध्यम क्या है, डबल कोइंसिडेंस तो सब में कॉमन है, ठीक है। हम एक्सचेंज कमोडिटी कॉमोडिटी कर सकते हैं, क्रेडिट ऑफ कमोडिटी है, लोन ऑन कमोडिटी है, और या मनी है, तो आप इसमें मनी लगा दोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है, जो सबसे बेस्ट है। डबल कोइंसिडेंट में डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स में आप एक मनी लगाओगे, दूसरा आप जो है ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स लगाओगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू आर सिटीजन ऑफ कंट्री दैट हैज़ डेमोक्रेटिक form of government, you want to ensure that the system of power sharing in your country is effective and that no one branch of government has absolute power, ठीक है। which of the following measures would be best meet this goal, यानी इसमें जो कह रहा है कि भाई डेमोक्रेसी में सबसे जो आपकी गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग होती है, तो वहाँ पे कौन से गोल को, या जो हम कह सकते हैं कि भाई वहाँ पे एब्सोल्यूट पावर नहीं है, एब्सोल्यूट पावर मतलब नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, और पावर शेयरिंग मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। सो ऑल पावर इज कंसंट्रेटेड इन वन हैंड। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, एक मिनट, ओके। सो ऑल पावर इज कंसंट्रेटेड इन वन हैंड ऑफ द लेजिस्लेचर ओनली, ठीक है। पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट और प्रोविंसेस विच ईच लेवल हैविंग इट्स ऑन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। पावर इज सेपरेटेड अमंग द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी विद ईच ब्रांच हैविंग द ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर, ठीक है।
तो पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंस लेवल ऑफ गवर्नमेंट सच एज नेशनल, रीजनल, लोकल लेवल, विथ ईच लेवल हैविंग द सम डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है आपकी कंट्री में सबसे बेस्ट कौन सा इफेक्टिव है, तो आप सिंपल सी बात है कि इसमें ये सबसे बेस्ट लग रहा है, हालांकि इसमें और भी बेस्ट है, बट यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपने डेमोक्रेसी में पढ़ा होगा, पावर जो है आपका सेपरेट होता है अमंग द गवर्नमेंट और अमंग द लेवल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सी आपका ऑप्शन बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी का पिक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का ही है, जब यहाँ पे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात हो रही थी तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, ये पिक्चर आप याद रख लीजिएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 का ही क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सिंबल ऑफ क्राउन ऑफ द ओक लीव स्टैंड फॉर। ओक लीव जो है यहाँ पे क्राउन के बीच जो यहाँ पे रहता है, तो भाई ओक लीव का मतलब है हीरो। ठीक है, यानी जो हीरोज़म को, जो एक ब्रेवरी होता है, जो हीरोज़ का काम करता है, ठीक है, उसको पहलाते थे पहले ओक लीव। पहले क्राउन में हमारा ओक लीव, वो लीव्स के पत्ते दिए जाते थे एज अ क्राउन के रूप में। ठीक है, तो वो हीरो का प्रतीक माना जाता था, यानी कोई बहादुरी काम करा उसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, evaluate the impact of opening the foreign trade on the global economy by the identify the appropriate statement among the following option। the choice of good in the market increase। अब क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहा भाई। क्वेश्चन कह रहा कि evaluate impact of the opening foreign trade on the global economic by the identify the appropriate statement among the following options। ठीक है, तो भाई यहाँ पर मान के चलो, आप ग्लोबलाइजेशन का पार्ट आपने जो है चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर उसमें मतलब क्या होता है कि भाई एक देश दूसरे देश में जो है ट्रेड कर सकता है। द चूज टू गुड्स इन द मार्केट इन इंक्रीज प्रोड्यूस फॉर्म टू कंट्रीज टू क्लोजली compete against each other and despite the distance between their location, foreign trade thus result the connecting the market or integration of the market in the different countries। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज गुड। अब ये तुम्हें बच्चों को जो है ना, कई बच्चों को जो इसमें समझ में नहीं आया, क्योंकि ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर अप्रोप्रिएट। यहाँ पे देखो, स्टेट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर अप्रोप्रिएट, ऑल द स्टेटमेंट आर अप्रोप्रिएट, ओनली द स्टेटमेंट ऑफ फोर्थ इज अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस इज ऑलवेज गुड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई, जरूरी नहीं कि भाई आपका इसमें जो है, जो आप जो मान के चलो, आप जो है हमेशा जो जैसे चाइना से कई सामान आता है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे हर चीज़ वही हर कोई भाई बढ़िया चीज़ें के लेके आता है। तो बाकी सब चीज़ होती है, यहाँ नहीं, एक दूसरे देश में हम व्यापार कर सकते हैं, एक दूसरे के फॉरेन ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, बाकी सब सही है। आपका फोर्थ वाला जो है आपका गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से, हालांकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको डीपली। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे चूज द करेक्शन, 12th वाले में देखो यहाँ पे, चूज द करेक्शन ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। इफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इट्स सिटीजन अ राइट एंड मीन्स ऑफ एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन इट इज। अब यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए भाई, एक रिस्पॉन्सिबल। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। इफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड द इट्स सिटीजन अ राइट एंड मीन्स ऑफ एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन इट इज़ अ अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है जो कि अपने सिटीजन्स को राइट देती है कि भाई वो क्या कर रही है गवर्नमेंट, उसकी हम जांच भी कर सके। ठीक है, मतलब जांच क्या कर सके, जैसे मीडिया यहाँ पे होता है कई बार, उसकी जवाबदेही बनती है। ठीक है, तो ये अकाउंटेबल होती है यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा देखो 13 नंबर पे है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट द सीक्वेंस ऑर्डर बेस्ड ऑन इवेंट्स शेप्ड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यानी पहला, सबसे पहले देखो इसमें सबसे पहला क्या आएगा आपका, गांधी जी नेशन वाइज। अच्छा, गांधी जी पे 1917 में जो है द डिफीट ऑफ ऑटोमन एम्पायर एंड द खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट द फोर्स्ड रिक्वायरमेंट एंड कैरिड आउट द ब्रिटिश इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय द पीपल ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो, पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सबसे 1914 में होता है आपका वर्ल्ड वॉर होता है। उसके बाद जो है खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होगा आपका, सेकंड होगा, थर्ड होगा आपका ये वाला। ठीक है, उसके बाद गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह लौटाट, और उसके बाद जो है आपका जनरल डायर वाला जलियांवाला बाग होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या बनेगा आपका, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फर्स्ट। पहले सेकंड से स्टार्ट होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन देखो यहाँ पे सेकंड से है, हाँ सेकंड, उसके बाद है आपका सेकंड के बाद है आपका
ओके देखो यहाँ पे, ठीक है, पहले सेकंड से स्टार्ट है आपका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही आपका ऑप्शन सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप सेकंड में ही सीधा लगा दें, फोर्स रिक्रूटमेंट जब हुई थी आपकी, तो यहाँ पे आपका ही पहला ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। इसी से आपका पूरा मैच हो जाएगा आंसर, सेकंड ऑप्शन पहला ही है आपका, ठीक है। तो इससे ही आपका पूरा आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सत्याग्रह में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि 1917 में सत्याग्रह, बट यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन की बात कर रहा है, जो एक तरह से 1920s में स्टार्ट करी थी, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। और द डिफीट ऑफ ऑटोमन बाय टर्की लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट। देखो ठीक है, 1919 में आपका जो है जलियांवाला बाग इंसिडेंट होगा, उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है आपका यहाँ पे। उसके बाद जो है गांधी जी जो लॉन्च करते हैं नेशन वाइड सत्याग्रह, और सत्याग्रह से जो सत्याग्रह के बाद जो है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद जो है फाइनली यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट होगा, उसके खिलाफत मूवमेंट के बाद आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट होगा, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस है, इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है हमारा, if there is a disturbance of transportation and lorries refuse to transport vegetable milk and etc, ठीक है। जिसमें जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, if there is a disruption of transportation and lorries refuse to transport vegetable milk etc rural areas of to urban areas, food will be become the scarce in urban areas where farmers will be unable to sell their product, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर विल बी अफेक्टेड ड्यू टू द सिचुएशन, यानी ठीक है सर्विस सेक्टर है आपका, एक जाहिर सी बात है सर्विस सेक्टर का मतलब क्या होता है, यानी टर्शरी प्राइमरी या सेकेंडरी। तो जाहिर सी बात जब किसानों का सामान नहीं आएगा, ट्रांसपोर्टेशन ख़राब होगा आपका, ठीक है, और जो है कई तरह के गुड्स हैं, यानी तीनों सेक्टर अफेक्टेड होंगे, टर्शरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो कह रहा है इसमें कौन सा सेक्टर अफेक्टेड होंगे आपके, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्शरी, टर्शरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। तो लगभग तीनों सेक्टर अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि किसान जो है वो प्राइमरी सेक्टर है। इसके अलावा जो है कई जगह फैक्ट्री में माल नहीं पहुंचेगा तो उसका भी नुकसान होगा सेकेंडरी सेक्टर का, जैसे कई चिप्स बन रहे हैं, पेप्सी चिप्स बन रहे हैं, जूस बन रहे हैं, ठीक है। तो उनके यहाँ भी सामान नहीं पहुंचेगा तो उनका भी नुकसान होगा। और जो ट्रांसपोर्टेशन, जो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रक है, जो सर्विसेज है, वो भी आपका नुकसान होगा। तो तीनों सेक्टर का आपका नुकसान होगा। और लोगों को जो दुकानों पे सामान नहीं पहुंचेगा, सब्जी वाले पे सामान नहीं पहुंचेगा तो उनका भी नुकसान होगा, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे तीनों सेक्टर का ही यहाँ पे नुकसान है। Consider statement the given below, the choose the correct answer. Statement first, Western printing techniques and mechanical press were imported in the late 19th century. Was Western power established their output in China? Beijing became the hub of the new print cultures, creating to the Western style school. जाहिर सी बात सेकेंड वाला तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है, ठीक है। सो पहला यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट इज क्या लिखा है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एम गेव हिज फ्रेंड क्लूज अबाउट द टाइप ऑफ सॉइल दैट सूट फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लूज प्रोवाइड द एम वुड बी मोस्ट यूजफुल टू आइडेंटिफाई द आइडियल टाइप ऑफ सॉइल। ओके, बाय एम वुड बी मोस्ट यूजफुल आइडेंटिफाई द आइडियल टाइप ऑफ सॉइल। क्लूज यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ वेल नोन फॉर कैपेसिटी ऑफ होल्ड मॉइस्चर, ठीक है। ब्लैक सॉइल मॉइस्चर होल्ड करती है। इट्स टर्न येलो व्हेन इट्स हाइड्रेटेड। इट इज़ अ रिच कंकुड़ एंड भांगर नोड्यूल नहीं है, ये नहीं होता। इट इज़ अ वेल ड्रेन लोमी सॉइल। तो इसमें से पहला, ठीक है, पहला ही सही है आपका, सबसे बेस्ट पहला ही सही है आपका, ठीक है। तो पहला ही आपका बिल्कुल सही है, बाकी ये सब आपके एलिबल सॉइल के जाता है, ठीक है, और बाकी दूसरे सॉइल के हैं। चूज द राइट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। द इमरजेंस ऑफ डैश इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। द इमरजेंस ऑफ राइज यानी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इमरजेंस, क्या चीज़ इमरजेंस हो रही है आपकी, मॉनिटरी डेमोक्रेटिक, डायरेक्टिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो हमारे यहाँ इन तीनों में से जो है ये वाला फॉलो होता है इंडिया में मोस्टली। तो आजकल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ज़्यादा ही कनेक्ट हो रही है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है बाय द वोट। तो जो भी यहाँ पे हमारे लीडर्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। विच आर द प्रोसेस इंटीग्रेशन बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड अ
ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, सिंपल सा चैप्टर ही है आपका। तो ग्लोबलाइजेशन से हम इंटरकनेक्टिंग होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, ये डेफिनेशन भी आपको याद करनी पड़ेगी। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट वाइज, अगेन क्वेश्चन आ गया, हालांकि कई बच्चों को डिफिकल्ट हो जाता है भाई स्टेटमेंट वाला। फिर यहाँ पे आप रीजनिंग वाला आ गया। देखो इस वाले में देखो बी वाला ऑप्शन है, पहले मैं जैसे मैंने बताया था कि भाई मोस्टली आपको ए लगाना है, अगर आपका नहीं आता तो, अगर आपको आता है तो भाई दूसरा भी आ सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, तो आप आंख बंद करके ए लगा देना, कई बार ए सही होता है मोस्टली, ठीक है। पहले हम 19 वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई, पहले क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कीपिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है, ठीक है। स्टेटमेंट पहले देखो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है यहाँ पे। इट इज़ अ पॉसिबल टू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Government formation is exclusively reserved for the political parties. The formation of government is limited only elected political parties. Government can only be formed by political parties that are elected and hold the majority, ठीक है। ये लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल अच्छा सा दिख रहा है, तो यही वाला सही है बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल साफ साफ देखो, जो गवर्नमेंट होती है वो फॉर्म होती है बाय पॉलिटिकल पार्टीज, और वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टेड होती है। वो पार्टी, इसमें कहीं पे भी बाकी में इलेक्टेड वगैरह नहीं लिखा गया, तो इसमें इलेक्टेड से ही आप पता लगाओगे भाई ये सबसे अच्छा स्टेटमेंट लग रहा है, ठीक है। बाकी में भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि भाई ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें ही आपको फ़र्क करना भाई गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि अपनी पॉलिटिकल फॉर्म करेगी और वो इलेक्टेड होगी, और जब वो उनके पास मेजोरिटी आएगी तभी वो रूल करेगी। इसमें चार चार हिंट दे रहे हैं आपको, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टेड एंड मेजोरिटी, तभी सरकार बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका, इससे ही आपका हिंट मिल रहा है आपका। नेक्स्ट में भाई अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, इंडिया इज़ अ कंट्री विथ मल्टी पार्टी सिस्टम, बिल्कुल सही है। The multi-party system often appears very messy and leads to the political instability. अगर ऑप्शन यहाँ पे दोनों सही लग रहे हैं, ठीक है, मैं भी अगर यहाँ पे होता तो मैं ही ए ही लगाता, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम में कई बार क्या होता है, ऑफन अफेयर वेरी मैसी एंड लीड टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आर वाला भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इंडिया इज़ अ कंट्री विद द मल्टी पार्टी सिस्टम सेटअप, ठीक है। और अगर आप इसको ए भी लगा दोगे ना तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं होगा, लेकिन आपके आंसर शीट में जो है वो बी लिखा हुआ है, तो अब पता नहीं भाई, आंसर शीट भी कई बार गलत होती है, ठीक है। लेकिन आप ज़्यादा चांसेस में हम ए में लगाएंगे, अगर आप आंख बंद करके ए में लगाना, अगर आपको लगता है ठीक है बी है तो बी भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा ऑप्शन तो यहाँ पे ए ही जाता, चाहे भले ही वो कह रहा है, क्योंकि भाई मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, कई बार सबसे ज़्यादा, जैसे हमने देखा है भाई 1989 के बाद हमेशा से मल्टी पार्टी सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होती है। हालांकि इन्होंने गलत लिखा हुआ है जो भी है, अब या तो ये गलत है या तो मैं गलत हूँ। चलो अब आते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे, जो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। जल्दी से हम कॉन्सेप्ट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। 2 नंबर का पेपर है यहाँ पे, 2 नंबर के आपके जो है क्वेश्चन है यहाँ पे, फटाफट इसको समझते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 1 नंबर में आपने, आशा करता हूँ आप लोगों ने याद कर लिया होगा मोस्टली। 1 नंबर को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देता, ज़्यादा मतलब आप दोगे, मतलब समझाने के पर्पज़ से मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो याद करो, प्रैक्टिस करो, उससे ही आपको आएगा, क्योंकि 1 नंबर में ये सारे तो आएंगे नहीं आपके, ठीक है। 2 नंबर वाले में जो है, या 3 नंबर या 5 नंबर वाले में जो है आपके ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड रहते हैं। एमसीक्यू आपके अनलिमिटेड है, यानी एक चैप्टर में कम से कम 50 एमसीक्यू बन सकते हैं, 30 बन सकते हैं, 20 बन सकते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि जो भी आपके पास गाइड है, मैंने पहले ही बताया कि उसके सारे ही एमसीक्यू आपको थोड़ा याद कर लो, हर चैप्टर से कम 10-10, 15-15, 20-20 जो खास एमसीक्यू हैं वो याद कर लो, ठीक है। तो इससे, क्योंकि एक नंबर के होते हैं, याद करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। और सबसे बेहतर तरीका, जिसने चैप्टर पढ़ा होगा डीपली अंदर से पढ़ा होगा, उसको आसानी से एमसीक्यू हो जाएंगे। तुक्के तो आप लगाओगे ही। तो मैंने जो बेस्ट तरीका बताया, सबसे बेस्ट तरीका, नंबर 1 तरीका क्या है, चैप्टर को रीड जिसने अच्छे से करा उसका एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, दूसरा तरीका जो है आपके पास एमसीक्यू को सॉल्व करने का, कि हर चैप्टर के 50-50 नहीं कर सकते, 30-30 एमसीक्यू चाहे नेट से उठा लो, हर चैप्टर वाइज 30-30 जो है खास एमसीक्यू नेट से उठा लो, या जो है कोई आपके पास सैम्पल पेपर पढ़ा हो, कोई गाइड पढ़ी हो, तो उसके सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लो, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन जो है, आ गए तो आ गए, नहीं तो फिर आप जो है पूछ के कर लेना, ठीक है। यही ऑप्शन रहेगा सबसे आपके पास बेस्ट तरीका ट्रिक में, ठीक है। चलो अब हम जो चैप्टर जो क्वेश्चन वाइज है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला, स्टडी द मैप thoroughly the mention the language that are dominantly present in Belgium। बेल्जियम में भाई यहाँ पे मैप तो कुछ दिखा गया नहीं है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, अच्छा ये क्वेश्चन पेपर में होगा आपका, ये क्वेश्चन पेपर है आपका, क्योंकि हम यहाँ पे सीधा आंसर शीट निकाल रखी है हमने, ठीक है। तो 1 मिनट जरा हम इसका,
बाकी हम कट कर देते हैं। और 23 नंबर का है, ठीक है। तो 23 नंबर का यहाँ पे हमारा है यही वाला क्वेश्चन पेपर है आपका। ओके, ये है आपका 21 वाला, सॉरी। तो ये आपका मैप है, ठीक है। और क्वेश्चन देखें अब यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, सॉरी, what can be inferred about the linguistic diversity and its potential impact on social and political life in Belgium। ठीक है, तो बेल्जियम पे भाई, ये बेल्जियम में हमें पता है भाई, ये आपने मैप देखा होगा, यहाँ पे 3 कम्युनिटी रहती है। फ्रेंच कम्युनिटी, हम उसी के उसके अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, आंसर शीट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें बार बार पहले क्वेश्चन पेपर पे जाओ फिर आंसर शीट पे जाओ, थोड़ा मैसी हो जाएगा, ठीक है। हम सीधा कॉन्सेप्ट ही समझ लेते हैं। जाहिर सी बात है कि भाई बेल्जियम में आपने मैप में देखा कि बेल्जियम में तीन कम्युनिटी रहती है यहाँ पे, फ्रेंच, डच और जर्मन। डच स्पीकिंग जो है वो 59% है, जो फ्लेमिश रीजन में है, सबसे ज़्यादा रीजन में है, वो मैक्सिमम कंट्री में ज़्यादा है। और जो और बाकी कंट्री में 40% है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैपिटल की बात होती है। कैपिटल में क्या है भाई, कैपिटल वहाँ की ब्रसेल्स है, जिसमें 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोल रहे हैं, 20% वहाँ पे डच स्पीकिंग है, ठीक है। तो कंट्री में ज़्यादा कौन है, डच हैं, और कैपिटल में, राजधानी में ज़्यादा कौन है, फ्रेंच है, ठीक है। ज़्यादा मतलब 80% है, जबकि कैपिटल में 60% कौन है, कैपिटल में 80% आपके जो है डच स्पीकिंग है, सॉरी। तो यहाँ पे देखो बेटा, क्या नाम है कि एक गलती हो गई हमसे। तो ब्रसेल्स में कैपिटल है, कैपिटल में 80% जो है यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। और 60% यहाँ पे जो है आपके, लगभग 59% यहाँ पे डच बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। तो एक जगह ज़्यादा जो है डच बोलने वाले लोग हैं, और एक जगह ज़्यादा कौन है, आपके फ्रेंच वाले लोग हैं। तो मैक्सिमम इन दोनों ने पावर शेयरिंग करी है, इन दोनों ने क्या करी है, पावर शेयरिंग करी है। पावर शेयरिंग का मतलब क्या है कि भाई दोनों जगह, सेंट्रल लेवल पे और कैपिटल लेवल पे, दोनों ने अपने आप को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव को डिवाइड करा है, ठीक है। भले ही एक जगह डच ज़्यादा है और एक जगह जो है आपके कैपिटल में फ्रेंच ज़्यादा, लेकिन फिर भी इन दोनों ने क्या करा है, अपनी पावर को बराबरी शेयर करा है, सेंट्रल लेवल पे और रीजनल लेवल यानी आपके स्टेट लेवल पे, जिसे बोलते हैं प्रोविंशियल लेवल पे। और इसके अलावा 1% वहाँ पे जो जर्मन्स हैं उनको भी पावर शेयरिंग का हिस्सा मिला है। कैसे उनको पावर शेयरिंग का हिस्सा कैसे मिला है कि 1% लोग जो है वो लैंग्वेज में उनके पास पावर है, कि भाई लैंग्वेज और कल्चर से रिलेटेड जो भी चेंजेस होगा उसके अंदर वो लोग, जर्मन्स का भी जो है परमिशन या लोकल गवर्नमेंट की परमिशन रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें जर्मन का पूरा पावर दे रखी है उनको, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने पावर को शेयर करा है बेल्जियम और जर्मनी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द मोस्ट पावरफुल वेपन्स ऑफ द स्पेनिश कॉन्क्यूरर वॉज नॉट कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन्स एट ऑल, जस्टिफाई अबव द स्टेटमेंट गिवन टू द रीजन। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जब पहली बार कोलंबस ने 1492 में, याद रखिएगा इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है, 1492 में जो है अमेरिका की खोज करता है। हालांकि वो स्पेनिश जो कोलंबस था वो इंडिया की यात्रा करना चाहता था, इंडिया में आना चाहता था, बट भाई यहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि वो एक नए कॉन्टिनेंट में जाता है तो अपने साथ जो यूरोपियन लोग हैं अपने साथ कुछ बीमारी लेके आते हैं। बीमारी कैसे लेके आते हैं, पहली बात तो उनके पास यूरोप में कई तरह की बीमारी फैल चुकी थी, जैसे कि स्मॉल पॉक्स एक बीमारी थी, ठीक है। इसके अलावा प्लेग वगैरह, क्योंकि उनके शिप जब वहाँ पे एंकर्ड किए जाते हैं, आपका जो वहाँ पे लैटिन अमेरिका में जो आइलैंड्स है, कैरिबियन आइलैंड्स में, तो वहाँ पे कुछ चूहे भी जो हैं वो उस आइलैंड पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से वहाँ पे बीमारी फैलती है, कई तरह की बीमारी फैलती है। एक दिन में नहीं बात हो रही है, ये कम से कम 100 जो है 50 साल, 100 साल, 150 साल लगे। तो ये धीरे धीरे लंबी हिस्ट्री है यहाँ पे। तो स्मॉल पॉक्स वगैरह वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैलने लग गया, वहाँ पे कई तरह के डिजीज़ फैलने लगे, प्लेग वगैरह फैलने लग गया। तो लोगों को लगा कि भाई ये जो है इनके पास कोई इनविजिबल पावर है, इनके पास क्या है, इनविजिबल पावर है। क्योंकि उस समय की उनकी थिंकिंग थी, ये मैं 11th क्लास से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो क्योंकि उनके पास जर्म्स और स्मॉल पॉक्स से उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं थी, जिसकी वजह से वो ईजिली डिफीट हो गए, और उसमें कई सारे लोग जो है मारे गए। कौन से, वो जो वहाँ के नेटिव लोग थे। कहाँ के नेटिव लोग थे, लैटिन अमेरिका के। लैटिन अमेरिका मतलब कैरिबियन आइलैंड के आसपास के जो कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर सबसे पहले कोलंबस ने अपनी यात्रा के दौरान, यानी अपनी जो
उसने एक्सप्लोर करा था सी रूट्स को, ठीक है, तो वो अमेरिका पहुंच गया था, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को इम्यूनिटी नहीं थी उनके पास। क्या नहीं थी उनके? इम्यूनिटी, यानी उनके पास रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं थी, जिसकी वजह से वो यूरोप के जो कई तरह के डिजीज़ हैं वो वहाँ पे फैल गए, ठीक है। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। ग्लोबलाइजेशन से जो आपकी हिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, उस चैप्टर का ये आपका नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं भाई क्या है, ये भी उसी चैप्टर से। ट्रेडर्स ट्रेवल इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू लैंड दे ट्रेवल सब्सटेंशिएट द स्टेटमेंट विद इलिस्ट्रेट। अब जाहिर सी बात है, आपको अलग अलग, जब उसी के आगे एक है आपका, दिखाओगे भाई जब इंडिया, जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स अपने साथ क्या क्या लेके आए? ब्रिटिशर्स अपना फूड लेके आएंगे, कल्चर लेके आएंगे, ठीक है, अपना जो है ड्रेस कोड लेके आएंगे, लैंग्वेज लेके आएंगे। तो इसी तरीके से जब पॉलिटिकल आए तो पोटैटो लेके आए, चिलीज़ लेके आए, चाइनाज वाले आए, ठीक है, जो क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर द, यहाँ पे लिखा है ना, जैसे तो जहाँ पर वो जो लोग जाते हैं वहाँ पर वो अपना कल्चर लेके जाते हैं। जब लैटिन अमेरिका की खोज करी या अमेरिका की खोज करी कोलंबस ने, तो अपने साथ वो कुछ कॉमन फूड ले गया था, ठीक है, तो वहाँ पे लोग उस चीज़ को फॉलो करने लग गए। इंडिया में लोग जो है, इंडिया चाइना, हमने देखा भाई हमारा अरब और चाइना के साथ या जो है एशिया के साथ ट्रेड पहले से था, तो हमें कई तरह की चीज़ें जो हम पहले से यूज़ करते थे, ठीक है, लाइक चाइना टू बिकम द Sepageti. Perhaps the Arab traders took the pasta to the 5th century. Sicily and island now it is Italy. Similar food was known as India, Japan, and so the truth about their origin may never be known. ठीक है, मतलब ये बताया गया भाई फूड जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कई तरह की चीज़ें जो है जो हमारे देश में जो पहली बार लोग आते हैं, लाइक जो है पोटैटो, सोया, ग्राउंड नट्स, मेज, टमाटोज, चिलीज़, ये सब चीज़ें बाहर से आई है हमारे देश में। जब यूरोपियन इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम इंडिया में आते हैं, एशिया में आते हैं, तो ये सब चीज़ें लेके आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ट्रेडर्स जो हैं अपने साथ, अपने सिर्फ ट्रेड करने के लिए नहीं बल्कि अपने साथ नई नई चीज़ें भी लेके आते हैं, ठीक है। तो जैसे लैंग्वेज, कल्चर, डिजीज़, जैसे अपने पिछले उसमें देखा डिजीज़ भी अपने साथ लेके आते हैं। इसके अलावा वो अपनी लैंग्वेज, ड्रेस कोड, फूड, तो ये इसके एग्जाम्पल आप लिखिएगा, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिस्टर Plani is from Tamil Nadu, wishes to cultivate either tea or wheat. Which is of the crops out of the two can be he cultivate in his state? Substantiate your answer with any two reason. तमिलनाडु में पहली बात तो आपको देखना होगा सॉइल किस तरह की है, वहाँ पे जो सॉइल है आपकी, तो मिस्टर प्लानी कल्टिवेट टी इन तमिलनाडु हैज़ सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशन इज तमिलनाडु सुटेबल फॉर ग्रो टी, क्योंकि तमिलनाडु के आसपास जो है कई जो ऊटी है, कर्नाटका है, उसके आसपास टी और कॉफ़ी जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो हो पाएगा, ठीक है। द टी प्लांट्स ग्रो वेल ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि वो ट्रॉपिकल एरिया है, सब ट्रॉपिकल एरिया है, विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन लेटराइट सॉइल, क्योंकि वहाँ पे लेटराइट सॉइल है, रिच इज ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। दी बेसिस बुशेस रिक्वायर द वार्म एंड मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर, क्योंकि वहाँ पे कभी भी आपका जो है फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट, यानी वहाँ पे कभी भी आपका जैसे स्नोफॉल वगैरह नहीं होती है, वहाँ पे वार्म क्लाइमेट रहता है, हल्की फुल्की बारिश होती है। तो इस रिगार्डिंग में जो टी के लिए बेस्ट आपका बेस्ट सॉइल रहेगा कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। फ्रीक्वेंट शॉवर्स इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर्स इंश्योर द कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीव्स, और हल्की फुल्की बारिश होती है वहाँ पे, ज़्यादा बहुत हैवीली बारिश नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए वो बेस्ट प्लेस रहेगा आपका टी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे भाई 2 नंबर में है, इतना बड़ा आपको पॉइंट नहीं लिखने, इतने बड़े आंसर नहीं लिखने हैं, हालांकि इसमें 2 रीज़न देने हैं आपको, बस डिवीजन ऑफ पावर और आप इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इस तरीके से आप लिख दोगे, थोड़ा बहुत इसके आगे 1-2 लाइन लिख दोगे तो आपको 2 नंबर लिखेंगे। इसमें आपका जो डिटेल समझाया गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं मेंशन 2 रीज़न फॉर स्टेट द इंडिया इज़ फेडरल कंट्री। भाई इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री है, उसके ऊपर क्वेश्चन है यहाँ पे। पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं हम, 24 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, मेंशन एनी 2 रीज़न टू स्टेट द इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। भाई इंडिया कैसे फेडरल कंट्री? तो इंडिया की जाहिर सी बात है, हमें पता है इंडिया एक तो पावर डिवाइड करता है। पावर डिवाइड कैसे कि हमारे यहाँ पे 3 तरह की लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो इस तरीके से हमने पावर डिवाइड कर रखा है। इसके अलावा फेडरल कंट्री में क्या होता है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख सकते हो आप फीचर्स आपने पढ़ा होगा ना फेडरलिज्म के फीचर्स, तो उसमें से कोई से भी 7 पॉइंट है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में, उसमें से कोई से भी आप 2 लिख सकते हो। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, क्योंकि भाई पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों जगह पावर जो है कहाँ से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए।
जुडिशरी इंडिपेंडेंट मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ना तो स्टेट को फेवर करेगा ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फेवर करेगा, और इंडिपेंडेंट रहेगा, और वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। किससे चलेगा? वो कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि इसके पास पावर होती है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा लिखा गया है, जितनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, जितनी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग वो मैटर को सॉल्व करेगा। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे भाई, एक और फेडरल कंट्री के पास एक और पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी उनका रिप्रेजेंटेशन होता है। उनका रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है कि राज्यसभा में सेंट्रल जो है राज्यसभा में जो है स्टेट के मेंबर बैठते हैं, एवरी स्टेट के मेंबर बैठते हैं, हालांकि लोकसभा में भी बैठते हैं, लेकिन ये भी एक पॉइंट बनता है आपका। इसके अलावा रेवेन्यू सोर्सेस भी डिवाइडेड है। हमने देखा ना कई तरह के टैक्स होते हैं, टोल टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है, जीएसटी टैक्स। तो ये सारे जो रेवेन्यू रिसोर्सेज जो हैं बटे हुए हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो, 2 पॉइंट इसमें से आपको लिखने केवल। अगला क्वेश्चन 25 का देखो भाई, 3 मार्क्स का एग्जाम है यहाँ पे, 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है आपका। प्रोवाइड द एविडेंस सपोर्ट द क्लेम दैट प्रिंट कल्चर हैड द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सोशल लाइफ्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। भाई वुमेन्स की लाइफ में तो चेंज आता ही है, जब बुक्स आएंगे तो उनकी लाइफ में भी चेंज आएगा। पहला एग्जाम्पल रासा सुंदरी देवी है, ठीक है, और इसके अलावा कई तरह की जो लिबरल्स वुमेन्स हैं, यहाँ पे लिखा ना रासा सुंदरी देवी। इसके अलावा जो महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये सब आपको, हालांकि 5 नंबर में के आंसर इन्होंने बहुत बड़ा लिखा है इन्होंने, लेकिन आपको सिर्फ 2 मार्क्स लिखने हैं। 2 मार्क्स का मतलब ये है कि वुमेन्स की लाइफ कैसे चेंज होती है। तो जब वुमेन्स जब एजुकेट होंगी तो वो कई लोगों ने जॉब्स करना स्टार्ट कर, लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स लिखना स्टार्ट करी, ठीक है। लाइक सबसे पहले जो यहाँ पे रासा सुंदरी देवी एग्जाम्पल लिखा गया, जिन्होंने एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी, उन्होंने किचन में छुप छुप के पढ़ना स्टार्ट करा और अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, अमार जीवन, यानी मेरा जीवन जो है, मेरा स्ट्रगल, माई लाइफ, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने बंगाली लैंग्वेज में फर्स्ट बायोग्राफी लिखी। द बंगाली वुमेन लाइक कैलाश बशनी देवी रोड द बुक हाईलाइटिंग दी एक्सपेरिमेंट। एक सुल्ताना ड्रीम भी थी, ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन अबाउट द वुमेन्स वर इम्प्रिजेंट एट होम, यानी वुमेन्स को किस तरीके से इम्प्रिजेंट कराया जाता है, घर में डोमेस्टिक काम करवाया जाता है, उनके साथ जो है उनको फोर्स कराया जाता है, बस आपको बच्चे ही बॉन्ड करने हैं, इसके अलावा आपको जो है घर से बाहर नहीं निकलना है, पर्दा में रहना है। तो इस तरीके से चीज़ें जो है हुई, प्रिंट कल्चर के बाद जो है ये सब चीज़ चेंज भी है। ताराबाई शिंदे ने वुमेन्स एजुकेट को सपोर्ट करा, पंडिता रामाबाई ने भी वुमेन्स को सपोर्ट करा कि भाई आपको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, ठीक है, और आगे बढ़ना चाहिए। इस तरीके से आप चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। ये सब कब हुआ आपका, जब प्रिंटिंग बुक्स आई। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपका है। अ वर्कर, ठीक है, अ वर्कर इन अर्बन एरियाज हु वर्किंग इन अ स्मॉल फैक्ट्री वाज नॉट पेड हिज वेजेस प्रॉपर्ली, ही वाज फोर्स टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स, ठीक है। ये जाहिर सी बात है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हो रही है। देयर वाज नो जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, रिसेंटली हैज़ लॉस्ट द जॉब, ठीक है। एनालाइज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्टिंग द वर्कर्स इन एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, यानी सरकार जो हमने पता है कि भाई इसमें सारी समस्या लिख दी गई, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में जो काम करते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है। हालांकि इसमें से कुछ भी फॉलो नहीं होता है, लेकिन आप क्या लिखोगे, आपको तो वही लिखना है जो थ्योरी में लिखी रहती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, सरकार ने मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया है, बट मिनिमम वेजेस एक्ट भी फॉलो नहीं होता है कई बार। जैसे लिखा हुआ है द फॉलोइंग वेज, the small factories must be registered the government and have to follow its rules and regulation and given the various laws, factories act and minimum wages, payment, gratuity and shop establishment etc। देखो ये सारी चीज़ें ना जहाँ पर होती है, जो एक अच्छी कंपनी होती है, लिमिटेड कंपनी होती है, वहाँ पे आपको कार्ड मिलता है, आई कार्ड मिलता है, ठीक है, आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है, ग्रेचुटी मिलती है, मिनिमम वेजेस सरकार की तरफ से मिलती है, ठीक है। लेकिन भाई जो दुकानों में काम करते हैं, जो लेबर के रूप में काम करते हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपका कोई रजिस्टर्ड नहीं है, आप दिहाड़ी की तरह काम करते हैं, वहाँ पे ये सब फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलती है। हालांकि गवर्नमेंट ने ये रूल्स बना दिए हैं, लेकिन ये सब रूल्स जो है रियलिटी में फॉलो नहीं होते हैं। कई दुकानों पे जो काम करते हैं उनका कौन सा आई कार्ड बनता है, कई आपने देखा होगा आसपास दुकानों में काम करते हैं 7,000 8,000 महीने, 10,000 महीने पे, 15,000 महीने पे, ना उनका आई कार्ड मिलता है, ना उनका कोई जो है जॉब सिक्योरिटी होती है। तो हालांकि गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस बनाया गया है, मिनिमम वेज मिलना चाहिए, बट मिलता नहीं है, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड द लोन्स, कोई लोन वगैरह उनको नहीं मिलता है। हालांकि हमें लिखता है कि भाई गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड, the government can provide the loans to help the unemployed educated youth to start on business। the workers are supposed to get medical benefits like under the laws। factory managers has to ensure the facilities like drinking water and their safety, ठीक है। अब देखो भाई ये सब चीज़ें
अगर एज ए वर्कर के रूप में आपको सेफ्टी भी देखनी पड़ती है, फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, साफ एनवायरनमेंट भी होनी चाहिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए बट होता नहीं है। तो आप जो आप सिंपल से इस क्वेश्चन में जो चीज़ें होनी चाहिए ना वो सब लिख देना, मतलब जो एक मिनिमम एक वर्कर को, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जो होनी चाहिए जो वो सब लिख देना, ठीक है, लेकिन होता नहीं है रियलिटी में। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, पार्ट बी में देखो, मिस्टर पवन विलेज हैड वांटेड टू क्रिएट द मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज टू इंक्रीज द इनकम ऑफ पीपल टू हिज विलेज अंडर द मनरेगा एक्ट, सजेस्ट एनी 3 एक्टिविटीज टू मिस्टर पवन कुड इनिशिएट इन हिज विलेज। अब मनरेगा के अंडर में, मनरेगा आपको पता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसके अंडर में मिस्टर पवन अपने गांव में किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट और जो है कर सकता है। तो ये भी आपको बना के लिख सकते हो। 3 नंबर का है भाई, अपने गांव में क्या क्या डेवलप कर सकता है, वो इनिशिएट क्या कर सकता है। अंडर द क्लीन द लेक एंड पॉन्ड, भाई गांव में जो क्लीनिंग है आपका पॉन्ड का, तालाबों को, उसको साफ कर सकते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन का काम करवा सकता है जिससे उनके गांव में थोड़ी और हेल्प मिले, ठीक है। इसके अलावा जो है मिल्क कोऑपरेटिव वगैरह फॉर्म जो है वो कर सकता है। कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है कि गांव में कुछ लोगों ने मिलकर के अपना जो है एक डेयरी फार्म बना रखा है जहाँ पर वो सारे दूध इकट्ठा होता है। उसके इकट्ठा होने के बाद किसी बड़ी बड़ी कंपनी को, जो आपकी कोऑपरेटिव्स लाइक सुधा, मदर डेयरी, अमूल, इन सब कंपनीज़ को बेचे, ठीक है। तो इस तरीके से काम हो सकता है। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्कर का जो भी काम है उनके रिगार्डिंग में उनकी जो हेल्प हो सके या जो है इसके रिगार्डिंग में भी वो लोग काम कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉइंट लिख दोगे तब भी आपको आंसर मिल जाएंगे इसके अंदर। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे 27 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर गिव द बूस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। जाहिर सी बात है 27 का क्वेश्चन देखना आप सिर्फ, एग्रीकल्चर्स, ठीक है, एग्रीकल्चर गिव द बूस्ट टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द 3 रेलिवेंट पॉइंट। अब एग्रीकल्चर अगर हमारा एडवांस होगा, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, ठीक है, एडवांस हो, मार्केट एक्सपेंशन होता है हमारा, समझाता हूँ पहले। अब आपने देखा होगा भाई एग्रीकल्चर यानी इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट करता है। जो भी इंडस्ट्री, जैसे कपड़ों की इंडस्ट्री है, पेपर की इंडस्ट्री है, फ्रूट्स की, जैसे फ्रूट्स है, जूस की इंडस्ट्री है, आपकी चिप्स की इंडस्ट्री है, ठीक है। तो इन सब का रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। तो एग्रीकल्चर में ही अगर ख़राब क्वालिटी की चीज़ें होगी, एग्रीकल्चर अगर हमारा इतना कपड़े या रॉ मटेरियल अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो भाई फैक्ट्री में वो चीज़ें बन नहीं पाएगी, पेपर वगैरह नहीं बन पाएंगे, टेक्सटाइल कंपनी नहीं चल पाएगी आगे, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग यानी जूस और चिप्स की कंपनी जो है ये सब नहीं चल पाएगी आपकी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपका, अगर एग्रीकल्चर बेटर होगा तो ये कंपनीज भी और बेटर होगी। मार्केट एक्सपेंशन, जाहिर सी बात है, अगर एग्रीकल्चर हमारा अगर जैसे मान इंडस्ट्री अगर बेटर होगी तो क्या होगा कि इनको अच्छी कीमत पे हम चीज़ें खरीदेंगे, ठीक है, किसानों को अच्छे पैसे मिलेंगे, जो है कंपनी जो है चीज़ें कई ज़्यादा चीज़ें बना पाएगी, इससे हमें भाई वो चीज़ें फिर एक्सपोर्ट कर पाएगी आगे, ठीक है, और ज़्यादा लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो, उसके एम्प्लॉयमेंट भी लिख सकते हो आप इसके अंदर। अब जब ज़्यादा चीज़ें बनेंगी, ठीक है, फैक्ट्रीज बनेंगी बहुत बड़ी बड़ी, तो एग्रीकल्चर का काम भी बढ़ेगा, फैक्ट्रीज़ का काम भी बढ़ेगा, लेबर इंटेंसिव काम भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से दोनों को ही फ़ायदा होगा, किसको, एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को, दोनों को फ़ायदा होगा, साथ साथ लेबर को फ़ायदा होगा, कंज्यूमर को फ़ायदा होगा और देश को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर का, कंपेयर टेबल्स ए एंड बी, आंसर द क्वेश्चन बिलो। भाई इसमें प्राइमरी और टर्शियरी सेक्टर का जो एग्जांपल दे रखा है, अच्छा ये वाला एग्जांपल है कि भाई मैक्सिमम जो है हमारा टर्शियरी सेक्टर हमारा बढ़ रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर हमारा घट रहा है, ये हमें पहले ही पता है और आप डाटा यही लिखा है। अ रिमार्केबल फैक्ट अबाउट द इंडिया इज व्हाइल देयर हैज बीन चेंज इन द शेयर ऑफ द अदर 3 सेक्टर जीडीपी, सिमिलर शिफ्ट टू हैज नॉट टेकन प्लेस इन एम्प्लॉयमेंट, व्हाई डिड द सिमिलर। देखो हुआ क्या है कि पिछले कुछ सालों में एग्रीकल्चर में हमेशा से 80 से पहले आज़ादी के टाइम में या 70s के टाइम में, आज़ादी में लगभग जो है एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को दे रहा है भाई, वो 71% को दे रहा है, ठीक है। लेकिन जीडीपी में उनका कितना रोल है, जीडीपी में उनका रोल था 50%, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमरी में देखो लोग ज़्यादा थे, ठीक है, 18% यहाँ पे लोग हैं, इसमें 11% लोग हैं, ठीक है। इसमें 17-18 में देखो जो है प्राइमरी में जो कितने लोग हैं, 40% लोग हैं, 25% लोग हैं इसके अंदर, इसमें 31% लोग हैं, ठीक है। यानी अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग काम करते हैं, 31% जो है आपके टर्शियरी सेक्टर में काम करते हैं, 25 जो है इसमें। लेकिन इसमें देखो जीडीपी के रिगार्डिंग में देखो, यानी प्राइमरी में 44% लोग काम करते हैं, लेकिन उसकी इनकम कितनी है, केवल इनकम कितना दे रहा है वो 11% दे रहा है, केवल 11% दे रहा है।
25% लोग जो हैं केवल 21% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन 31% जो लोग हैं वो 68% इनकम हमारी देश की, यानी देश की जो पूरी इनकम हमारी जीडीपी आ रही है पूरी, या कह सकते हो भाई पूरा जो ग्रोथ हो रही है वो किस पे डिपेंडेंट है? टर्सरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमारे जो सबसे ज़्यादा इनकम आती है वो आती है टर्सरी सेक्टर से, बैंकिंग से, इंश्योरेंस से, टैक्स सर्विसेज से, अकाउंटेंट से, होटल मैनेजमेंट से, ठीक है, होटल इंडस्ट्री से, टूरिज्म इंडस्ट्री से, इसके अलावा भाई आईटी इंडस्ट्री से, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से। तो ये सारी की सारी जो हमारा कॉल सेंटर है, इतने सारे जो लोग काम कर रहे हैं, कई तरह के अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कई तरह की सर्विसेज कंपनी है, जियो फोन, टेलीकॉम कंपनी, ये सारा जो पैसा कहाँ से आ रहा है आपका? इस सर्विस सेक्टर से। तो इसलिए जो है सबसे ज़्यादा जो रोल है किसका? आपका 68% जो है हमारे जीडीपी में किसका रोल है? टर्सरी सेक्टर का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी भाई, जितने भी ऑनलाइन जो जोमेटो, स्विगी, ये सब आपका टर्सरी सेक्टर में आएगा। बैंकिंग, इंश्योरेंस, सब सेक्टर सर्विस सेक्टर में आएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए हमारा बढ़ रहा है ये कौन सा? सर्विस सेक्टर। तो इसमें इस तरीके से आप समझ सकते हो। सो 28 वाला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है, बैंकिंग हमारा बढ़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज हमारा बढ़ रहा है, डिफेंस सेक्टर में हमारा बढ़ रहा है, टेलीग्राम हमारा बढ़ रहा है, सेंस जो स्टैटिक्स हमारा वो बढ़ रहा है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो इन सबसे हमारी गवर्नमेंट की इनकम आती है टर्स सेक्टर में। द सब्जेक्ट एजुकेशन इज अंडर कम द कंकरेंट लिस्ट। अच्छा, ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसका। Third sector activities help the development of the primary and secondary sector substantiate your answer, ठीक है। यानी इसमें जो टर्सरी है और जो मैंने बताया कि भाई जब टर्सरी सेक्टर बेटर होगा तो टर्सरी सेक्टर एक्टिविटीज हेल्प, यानी जैसी बात है जैसे हमने देखा होटल इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज, रेलवे इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये सब जितनी सर्विसेज सेक्टर हैं, अगर ये जैसे किसानों को अपना सामान एक जगह से दूसरा जगह भेजना है तो अगर ट्रांसपोर्टेशन बेटर होगा तभी तो सड़कें बेटर होंगी, तभी तो उनका सामान बिकेगा। जब सामान बिकेगा तो मैन्युफैक्चरिंग भी कर पाएंगे किसान, अपना सामान भी बेच पाएंगे, तो दोनों सेक्टर को फ़ायदा होगा। किससे? जब टर्सरी सेक्टर आपका देश में बेटर है, तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आपका वो सर्विस सेक्टर में आएगा आपका। 30 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है आपका। 5 नंबर के जो है यहाँ पे एग्जाम स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे जो मार्क्स हैं यहाँ पे देखो जरा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे 5 मार्क्स का देखो, यहाँ पे क्या है बेटा, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। माइनिंग एक्टिविटीज से लोकल एनवायरनमेंट से लेकर हमारे जो हेल्थ एनवायरनमेंट से क्या क्या नुकसान हो रहा है उसके ऊपर लिखना है। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग, माइनिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे हेल्थ पे, ठीक है, हमारे आसपास के सराउंडिंग्स पे। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, 3 मार्क्स में भी आ सकता है ये क्वेश्चन और 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको उन्होंने 5 मार्क्स में दिखाया 30 नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो सबसे पहला जो है, कई हजर्स जो माइनिंग में काम करते हैं उनको कई तरह के खतरनाक गंदी गंदी जो नॉक्सिस फ्यूम्स होते हैं, यानी जो गंदी गैसेज होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए उसको जो ख़राब होती है वो इनहेल करते रहते हैं, ठीक है, जिससे उनको कई तरह के प्ल्यूमिनरी डिजीज़, मतलब लंग्स के रिगार्डिंग में, जो फेफड़े के रिगार्डिंग में जो डिजीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा आती है उनको। द रिस्क ऑफ कोलेक्सिंग माइन, ठीक है, यानी जो माइंस की जो छत है, कई बार जैसे कोयले निकाल रहे हो आप, तो कई बार जो है उसमें आग लग जाती है, कई बार जो उनकी छत गिर जाती है कई बार, ठीक है। तो इसके अलावा फायर्स वगैरह भी होती है, कई बार उसके अंदर बहुत सारे के फायर होती है उनका। इसके अलावा सफोकेटिंग एनवायरनमेंट होता है आपका, जब रोज़ वो ब्लास्ट होते हैं, जैसे आपने झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे लगातार वहाँ पे इन्वायरमेंट में कई तरह के धुआं और डस्ट वगैरह जो हमेशा रहता है वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे आसपास के इन्वायरमेंट, वहाँ की रिवर, वहाँ के जो लोग, ठीक है, सब उनसे अफेक्ट हो रहे हैं। द फैक्ट माइनिंग वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जॉब इन माइनिंग यूजली हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं वो। द डिस्टर्बेंस ऑफ लोकल फ्लोरा एंड फौना एंड कंटामिनेटेड लोकल वाटर सोर्सेज, it could be required the removal of massive amount of topsoil leading the erosion of loss and habitat of the population, ठीक है, पॉल्यूशन। सो होता है कि वहाँ पे लोगों को हटा दिया जाता है, ठीक है, वहाँ पे कई तरह के जो भी पेड़ वेड़ आसपास होते हैं तो उनको भी काट वेट दिया जाता है, ठीक है। जो सॉइल है वो तो ख़राब हो ही जाती है क्योंकि मैसिव वहाँ पे ब्लास्ट होते हैं, कई तरह के माइनिंग एक्टिविटी होती है नीचे, कई तरह के झारखंड वगैरह में तो कोल बर्निंग होता है, झारिया वगैरह में, तो आसपास का पूरा इलाका जो है वो ख़राब हो चुका है। तो इस तरीके से आप 5 पॉइंट लिखोगे कि भाई एक तो लोगों की हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है,
माइनिंग से कई बार छत गिर जाती है, माइनिंग में कई बार आग लग जाती है, कई बार जो है वहाँ पे एनवायरनमेंट डैमेज होता है, वहाँ का वाटर डैमेज होता है, वहाँ के फ्लोरा फोना पेड़ एनिमल सब के सब वहाँ पे डिस्टर्ब होते हैं वहाँ पे। इसके अलावा जो है टॉप सोइल, वहाँ की एग्रीकल्चर सारी जो लैंड है वहाँ की पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉल्यूशन राइज हो जाता है। तो ये सारे पाँचों पॉइंट आप लिखोगे 5 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स में, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर द बेस्ट ऑप्शन। नॉन कन्वेंशनल सोर्स का एक आप क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। नॉन कन्वेंशनल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स हैं, नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या है, जो कन्वेंशनल नहीं है, यानी आपका विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है, हाइडल पावर, ये सब चीज़ें जो है आपको यूज़ करना है कि जो फ्यूचर के लिए आपका है, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि भाई कोल पे हम डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स का मतलब क्या है, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस, ये सब को यूज़ ज़्यादा करना है आपको, जिससे क्या होगा कि ये सब चीज़ें रिन्यू हैं। रिन्यू का मतलब क्या कि इन्हें बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। सन कभी घटने वाली नहीं है, हवा कभी बंद होने वाली नहीं है, ठीक है, और ये एनवायरनमेंट में आपके पास अवेलेबल है। तो जहाँ पे जिस चीज़ का धूप हमारे पास अवेलेबल है, बायोगैस, ठीक है, बायो एनर्जी, हम जैसे कहीं जो वेस्ट होता है हमारा, इतना सारा वेस्ट होता है इंडिया में, बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, उसको हम एनर्जी में यूज़ कर सकते हैं। जियो थर्मल, कई जगह धरती के नीचे से हमारी थर्मल एनर्जी निकलती है, उसका यूज़ कर सकते हैं। टाइडल, जो ओशन के अंदर टाइड्स आते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत जगह ओशंस हैं, वहाँ पे हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं, तो उस समय हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो इस रिगार्डिंग में हम जो यूज़ कर सकते हैं। दे आर, तो मैंने बताया भाई ये इन एग्जॉस्टेबल हैं एंड रिन्यूएबल हैं, यानी इनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और ये कभी ख़त्म होने वाले नहीं है, तो इसको हम ज़रूर यूज़ करना चाहिए हमें। ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एनर्जी मिनिमाइज द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, और इनसे हमारे इन्वायरमेंट पे काफ़ी नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो नहीं पड़ता है। जैसे हमने कोल बर्निंग पे, पेट्रोल बर्निंग पे हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बट सोलर की एनर्जी से हमारा जो है एक तरह से हमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, हमारे इन्वायरमेंट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम। इसके अलावा द ग्रोइंग कंजप्शन ऑफ एनर्जी, एक सेकेंड, ठीक है। इसके अलावा देखो क्या लिखा है, द ग्रोइंग कंजप्शन ऑफ एनर्जी रिजल्टेड द कंट्री बिकमिंग द इंक्रीजिंग डिपेंडेंट फॉसिल फ्यूल, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब ये है यानी कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, इस पर डिपेंडेंस कम करना है, क्योंकि हमारा इसमें पैसा भी जाता है, एनवायरनमेंट को भी हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान देखना पड़ता है, ठीक है। तो इस पर हमें डिपेंडेंट कम करना है। डिपेंडेंट हमें कम करना है किस पे, कोल, पेट्रोल, गैस, क्योंकि पेट्रोल भी बहुत महंगा आता है, कोल भी बहुत महंगा आता है, और हम बिजली जो बना रहे हैं वो कोल से बना रहे हैं, ठीक है। खाना जो है हम गैस पे बना रहे हैं, ऑयल का हम गाड़ियों में यूज़ कर रहे हैं, व्हीकल्स में यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं। तो भाई इस पर जितना डिपेंडेंट कम होगा फ्यूचर में, उतना ज़्यादा जो है हमारी जो एनर्जी सेव होगी, हमारे पैसे बचेंगे, हमारा इन्वायरमेंट बचेगा। इसके अलावा नेचुरल गैस इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। इसके अलावा नेचुरल गैस जो है वो हमारे पास इन्वायरमेंट फ्रीली होता है, जिसमें हमने देखा भाई इन्वायरमेंट जो है हमारा किस तरीके से डिग्रेड हो रहा है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा इमिज हो रही है, इमिज मतलब निकल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो ओजोन लेयर है वो ख़राब होती जा रही है। ओजोन लेयर की वजह से हमारी जो सन की रेड है, वो रेज जो है वो डायरेक्टली धरती पे आती है, जिसकी वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, हमारा जो है ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से हो रही है, हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉन जो कन्वेंशनल सोर्स है उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम कन्वेंशनल सोर्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हमें किस में कन्वर्ट होना है, हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स में, जो कि फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यही लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है बेटा 5 मार्क्स में, हाउ वुड यू इवेल्युएट नेपोलियन एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वो क्रिएट द अ मोर रैशनल एफिशिएंट सिस्टम, इल्यूसिडेट विद सुटेबल एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेपोलियन ने जाहिर सी बात है एक नॉन डेमोक्रेटिक लीडर था, लेकिन उसने जो काम किए वो सारे डेमोक्रेटिक काम किए थे। वो काम किए गए थे उसने 1804 में, हमने उसका कोड पढ़ रखा है, नेपोलियन का कोड जो है 1804 में जो है उसने पहली बात तो उसने इक्वालिटी बाय जो है सारे काम उसने डेमोक्रेसी वाले करे हैं, सारे काम शुरुआत में डेमोक्रेसी वाले करे हैं, बट एक काम को छोड़कर, इलेक्शन को छोड़कर, ठीक है, इलेक्शन वो नहीं करवा रहा था। बाकी सारे काम उसने क्या करा, बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस होंगे उसको हटा दिया, फ्यूडल सिस्टम उसने बंद कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या मतलब था भाई, जो राजा और उसके जो लॉर्ड्स होते थे वो रूल करते थे, उसको वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी सबसे बड़ा राइट माना जाता है भाई, डेमोक्रेसी की शुरुआत जो है राइट टू प्रॉपर्टी से ही होती है। हाँ ठीक है, अगर आपने फिलॉसफी पढ़ी होगी, कभी मैंने आपको किसी वीडियो में बताया हूँ लिबरलिज्म के बारे में बताया, तो उसमें राइट टू इक्वालिटी की जो
राइट टू क्या नाम है राइट टू प्रॉपर्टी की बात जो सबसे पहले करते हैं जॉन लॉक बात करते हैं। इसके अलावा ये सारे प्रिंसिपल आपके डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल हैं। तो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को उसने फर्स्ट टाइम फॉलो करा, क्या क्या, राइट टू इक्वालिटी, ऑल प्रिविलेजेस बाय द बर्थ को उसने खत्म कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है, एबॉलिश कर दिया, एबॉलिश ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। इसके अलावा प्राइवेट प्रॉपर्टी उसने अलाउ कर दी। इसके अलावा नेपोलियन ने एक चीज़ काम और करा था, वो लिखा है द रीन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल द न्यू बिजनेसमैन आर्टिशन पीजेंट एंड वर्कर्स एंजॉय द न्यू फाउंड ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब बिजनेसमैन को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी मिल रही थी, उनको ज़्यादा तरह के टैक्स नहीं देने पड़ते थे। जो हमने देखा था कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो उस समय सिर्फ थर्ड स्टेट वालों को टैक्स देना पड़ता था और फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट है वो एंजॉय करता था, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म कर दी गई है। अब यहाँ पे सबको एक जैसा टैक्स देना पड़ेगा। एक जैसा टैक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि सबको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। कानून के नज़र में सब बराबर हैं और बिजनेसमैन को ऐसा नहीं कि हर जगह अलग अलग स्टेट में जा करके उनको अलग अलग टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा नहीं था। नेपोलियन ने और क्या करा, नेपोलियन ने अपने कंट्रोल में जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, क्योंकि उसने नेपोलियन ने काफ़ी ज़्यादा जो यूरोप की कई टेरिटरी जीती थी, तो वहाँ पे भी उन्होंने फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या था, यानी एक तरह से जमींदारी टाइप के लोग होते थे, राजा और जमींदार, इनके पास पावर होती थी टैक्स कलेक्ट करने की, ठीक है। तो वो चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वॉर रिमूव इन टाउन। गिल्ड का मतलब क्या है कि भाई ट्रेड यूनियन, गिल्ड का मतलब क्या है, ट्रेड यूनियन जो है उस पर अब आप जो है रिस्ट्रिक्शन उन्होंने हटा दिया। आज भी हमें ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार है। जैसे आपने देखा होगा कई तरह के बिजनेसमैन का ग्रुप है, ठीक है, कई तरह के, जैसे ऑटो वालों का ग्रुप है, वकीलों का ग्रुप है, डॉक्टर्स का ग्रुप है। तो भाई ये ग्रुप बनाना आपके इंटरेस्ट के लिए अच्छी बात होता है। भाई डेमोक्रेसी में ये ग्रुप जो है अपने जो है अपनी डिमांड को पॉलिटिकल पार्टीज के सामने रखते हैं। तो इस पर जो रिस्ट्रिक्शन था वो हटा दिया गया। देवर इम्प्रूव द कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। देश में एक जैसा इंप्रूवमेंट किया गया, कम्युनिकेशन सिस्टम को बेटर किया गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेटर किया गया, ठीक है। लोग अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और एक जैसी करेंसी होगी, एक जैसा उनका वेट मेजरमेंट होगा, ठीक है, या एक जैसी करेंसी होगी, मतलब देश में एक करेंसी चलेगी, स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट होगा, वेट एक जैसा होगा, यूनिफॉर्म लॉज होंगे सब जगह जो कि पूरे देश में एक जैसा होगा, ठीक है। मतलब ये हुआ इसका। अब कहीं पे 1 किलो का मतलब जो है 1000 ग्राम, कहीं पे 1 किलो का मतलब 1200 ग्राम, कहीं पे 1300 ग्राम, तो ऐसा नहीं होगा। कहीं पे 800 ग्राम है तो 1 किलो का मतलब है 1000 ग्राम, तो पूरे देश में 1000 ग्राम का वैल्यू क्या होगी, 1000 ग्राम का मतलब 1 किलो ही, तो 1 किलो ही माना जाएगा और उसका रेट भी लगभग फिक्स होगा एक जैसा। तो इस तरीके से जो है चीज़ें जो है आसानी से बिजनेसमैन को आसानी हो, करेंसी एक जैसी हो, तो ये सब चीज़ें एक जैसा करा गया नेपोलियन कोड के अंदर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई वियना कांग्रेस में क्या क्या डिसीजन लिए गए थे। वियना कांग्रेस में आपको पता होगा 1815 में कंजर्वेटिव्स फिर से नेपोलियन को हराने के बाद ये बिल्कुल उसका अगला पार्टी बनता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है भाई क्या क्या डिसीजन लिए गए थे, क्वेश्चन भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। वैसे तो मैं समझ गया हूँ क्वेश्चन क्या है, ये आपके लिए बता देता हूँ। एनालाइज द डिसीजन टेकन बाय द कंजर्वेटिव्स एट कांग्रेस ऑफ वियना इन 1815। 1815 में वियना में जाहिर सी बात है जब नेपोलियन को डिफीट करते हैं वाटरलू की लड़ाई में, तो यहाँ पे सभी किंगडम्स जो हैं फिर से अपनी पावर को होल्ड करना चाहते हैं। भाई डेमोक्रेसी नहीं चाहिए हमें कोई रिफॉर्म नहीं चाहिए, हमें फिर से वो फ्यूडल सिस्टम चाहिए। फ्यूडल सिस्टम मतलब राजा और लॉर्ड्स के पावर होगी। तो ये फ्यूडल सिस्टम को फिर से री इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी गई, क्योंकि हर किसी को अपना किंगडम, अपनी पावर, अपनी सत्ता जो है अपनी ऑटोनॉमी बचानी थी, फ्रीडम अपने जो ताकत है वो अपने उनको मजबूत करना था उनको। तो फाइनली यहाँ पर फिर से सभी राजाओं ने, खासकर 3 राजाओं ने मिलके, 4-5 राजाओं ने, जैसे ब्रिटेन के किंगडम ने मिलके, रशिया के किंगडम ने मिलकर के, प्रूशिया के किंगडम ने मिलके और ऑस्ट्रिया के किंगडम ने मिलकर के, ठीक है, कलेक्टिवली नेपोलियन को डिफीट करा था। कहाँ पर, वाटरलू में। और फिर इन किंगडम्स की, इन राजाओं की मीटिंग होती है। किसकी मीटिंग होती है, राजाओं की मीटिंग होती है कि भाई यूरोप में फिर से ये लिबरल्स वाले लोग हैं, लिबरल्स वर्सेस कंजर्वेटिव्स, पूरे नेशनलिज्म इन यूरोप में इन दोनों कम्युनिटी की लड़ाई है, लिबरल्स और कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव के हाथ में पावर फिर से आ गई है, कंजर्वेटिव के हाथों में फिर से पावर आ गई, यानी राजा वाला सिस्टम फिर से चलेगा, मोनार्की वाला सिस्टम फिर से चलेगा। तो राजा वाला जो सिस्टम चलेगा, इसके अंदर जो लीडर थे वो थे ऑस्ट्रिया के राजा। भाई ऑस्ट्रिया के राजा को चुना गया राजाओं का राजा, ठीक है, यानी राजाओं का सबसे जो पावरफुल राजा था उस समय ऑस्ट्रिया के चांसलर को माना गया, इसका नाम था ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था मोनार्की को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मोनार्की को। और उन्होंने मीटिंग लिया वहाँ पे, कहाँ पे, वियना में। और वियना जो कैपिटल है, ध्यान देना, वियना जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। 1815 में इन्होंने यहाँ पे मीटिंग ली। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, यही ऑब्जेक्टिव था जो भाई नेपोलियन जो भी चीज़ें उखाड़ी हैं, जो भी उन्होंने इक्वालिटी लेके आए हैं, एबॉलिश सिस्टम कराया उन्होंने फ्यूडल सिस्टम का, या जो भी चीज़ें लेके आई उनको फिर से वो करना है जो मोनार्की सिस्टम में होता था पहले। फिर से मोनार्की सिस्टम में फिर से राजाओं को अपनी अपनी टेरिटरी डिवाइड कर देनी है, जो भी
फ्रांस के अंडर में जितनी टेरिटरी थी, ऑस्ट्रिया के अंडर में जितनी टेरिटरी थी, ठीक है, जर्मनी के अंडर में जितनी टेरिटरी थी, सबको वो टेरिटरी वापस कर देनी है और वहाँ पे उनको किंग बिठा देने फिर से। सो यहाँ लिखा हुआ है द इन ऑब्जेक्ट अंडू, अंडू मतलब क्या है, फिर वापस वही करा गया, चेंजेस किया गया दैट हैड कम द अबाउट द यूरोपियन ड्यूरिंग द नेपोलियन वॉर एंड द रिस्टोर द मोनार्कीज एंड हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन टू क्रिएट द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। फिर से यूरोपियन ऑर्डर, फिर से यूरोपियन में जो है मोनार्की सिस्टम को इस्टेब्लिश कर दिया गया। बर्बन डायनेस्टी को वहाँ पे फिर से फ्रांस में जो है जो फिर से वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया गया, जो कि हमने देखा है भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन में राजा को जो है मार दिया गया था, उनके खानदान को जो है मार दिया गया था, लेकिन कुछ बच गए थे उनके बाद के जो बच्चे हैं, फिर से उन्हीं की फैमिली रूल करेगी। द फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर द नेपोलियन। भाई जो फ्रांस ने जितनी जो दूसरे की टेरिटरी जीती थी अंडर द नेपोलियन, वो वापस करनी पड़ी उनको, चाहे वो ऑस्ट्रिया का हो या प्रूशिया का हो या डेनमार्क हो, बाकी सबकी टेरिटरी उन्होंने वापस करनी पड़ी। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप टू बाउंड्रीज फ्रांस की बाउंड्री सेटअप करी गई, क्या जो है नीदरलैंड की बाउंड्री सेटअप करी, नीदरलैंड मतलब डेनमार्क वगैरह बेल्जियम की टेरिटरी सेटअप करी गई, ठीक है। फिर से वो अपना किंगडम खेल रहे हैं, वो किंगडम खेल रहे हैं। फिर है जियोना वॉज एडेड टू द पिडमोंट इन द साउथ, पिडमोंट मतलब जो इटली का रीजन था वहाँ पे। प्रूशिया वॉज गिवन द टेरिटरीज ऑफ इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स, ऑस्ट्रिया वॉज गिवन टू कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, यानी आपस में डिवाइड कर रहे हैं। प्रूशिया ने कुछ हिस्सा रख लिया, ऑस्ट्रिया ने कुछ हिस्सा रख लिया। जर्मन के अंदर जो है 39 स्टेट थे, ध्यान देना जर्मन एक टेरिटरी है, अभी एक देश नहीं बना है, अभी वो देश अभी किंगडम, अलग अलग उसके अंदर स्टेट्स हैं और वहाँ पे 39 स्टेट्स के अंदर अलग अलग किंग भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे जो पावरफुल जो इसमें से 39 कन्फेडरेशन तो अलग अलग इसके अंदर ग्रुप्स हैं, ठीक है, अलग अलग इनके अंदर स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स का जो है अलग अलग वहाँ पे रूलर है। लेकिन सबसे जो पावरफुल इसमें स्टेट्स है 39 में से, वो है आपका प्रूशिया, ठीक है। रशिया वॉज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड, रशिया को कुछ पोलैंड का हिस्सा दे देगा। प्रूशिया वॉज गिवन द पोर्शन ऑफ सैक्सनी, ठीक है, यानी पर्शिया का भी सबको कुछ हिस्सा दे देगा। हालांकि ये चीज़ें याद रखनी है आपको, तो यही सब उसने फिर से करा, यानी कंजर्वेटिव्स का फिर से वहाँ पे सेटअप कर दिया गया। पूरा सेटअप मतलब क्या है, राजाओं का फिर से वहाँ पे ऑटोक्रेटिक रूल आएगा, ऑटोक्रेटिक मतलब मनमाना रूल जो है वो उनका फिर से आएगा, ठीक है। तो ये था आपका 1815 का कंजर्वेटिव का सिग्निफिकेंस। अगला क्वेश्चन जो है पार्टी सिस्टम है। भाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में बताया गया। भाई मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या, क्वेश्चन देख लेते हैं पूरा हम, 32 नंबर का है। एनालाइज द रोल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन अ डेमोक्रेटिक लाइक इंडिया। मल्टी पार्टी सिस्टम कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट भी है, कुछ उसके पॉजिटिव पॉइंट भी है, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं भाई इसका मल्टी पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी के लिए बेटर है, बिल्कुल बेटर है, क्योंकि भाई हमें मल्टी पार्टी सिस्टम में अलग अलग कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन मिलता है, अलग अलग रीजनल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। भाई हमारे यहाँ इंडिया में मल्टी पार्टी का मतलब क्या है, यानी रीजनल मराठी से रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, तमिल से आ रहे हैं, जम्मू से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, हर जगह से रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, अपनी लैंग्वेज की पार्टी, उनके लोग, ठीक है। तो ये रीजनल पार्टी का स्टार्टअप हो गया वहाँ पे। द मल्टी पार्टी सिस्टम अलाउ कॉम्पिटिटिव, यानी कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। भाई एक पार्टी के पास पावर नहीं रहेगी, पॉलिटिकल पावर जो है वो डिवाइड होगी। हालांकि इंडिया में ये 1989 के बाद जो है रीजनल पार्टी का बहुत ज़्यादा क्या हुआ, राइज हो चुका था, ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ कि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में एक पार्टी की सरकार बनी नहीं पा रही थी, ठीक है, क्योंकि भाई अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के लोग थे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, अलग अलग इसके अंदर रीजनल के लोग थे। अब यहाँ पे अलग अलग पार्टी का मतलब क्या है, मल्टी पार्टी में आपको अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को देखने को मिलता है, जैसे नेशनलिस्ट बीजेपी, कल्चरिज्म या अपने स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म या स्ट्रॉन्ग कल्चर को फोकस करता है बीजेपी है। लिबरल सेकुलर्स, ठीक है, बीजेपी भी फॉलो करता है, कांग्रेस भी फॉलो करते हैं। कम्युनिस्ट एक अलग आइडियोलॉजीज़ है, हमारे यहाँ कम्युनिस्ट जो है वो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज पे चलेगी। सोशोलॉजी जो है वो भी एक आइडियोलॉजीज़ है, सोशलिस्ट पार्टी कई सारी है हमारे यहाँ, समाजवादी जिसे पार्टी कहते हैं। हमारे यहाँ जो है कई तरह की प्रो वर्कर, प्रो पीजेंट्स, ठीक है, ये पार्टियाँ यानी सपोर्ट करने वाली पार्टीज़ हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ कई तरह के कास्ट बेस्ड हमारे यहाँ पॉलिटिक्स है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि कई लोअर कास्ट को रिप्रेजेंट करती है। बीएसपी इसका बेस्ट एग्जांपल है, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो इस तरीके से हमने देखा है अलग अलग कास्ट को लेकर के, अलग अलग कम्युनिटी को लेकर के, अलग अलग रीजन को लेकर हमें एक सपोर्ट मिलता है मल्टी पार्टी सिस्टम में। द प्रेजेंस ऑफ मल्टी पार्टी ऑल्सो प्रोवाइड द चेक एंड बैलेंस, क्योंकि भाई एक पार्टी का सारी पावर होगी तो उसको चेक कौन करेगा दूसरी पार्टी को। जैसे चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है तो अपनी डोमिनेट करती है, जबकि अगर मल्टी पार्टी सिस्टम होगा तो भाई एक दूसरी पार्टी को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। द सिस्टम
अलाउ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑप्शन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी अलग अलग यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, यानी अलग अलग कम्युनिटी को, मैंने बताया कि अलग अलग कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन यानी उसका प्रतिनिधित्व मिलता है कहाँ पे, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के लोगों का रिप्रेजेंटेशन है, यानी मराठी से, गुजराती से, ठीक है, फिर कास्ट से, फिर अलग अलग आइडियोलॉजी से, किसानों की पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, आम लोगों की पॉलिटिकल पार्टी है, जातों की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ है, अपर क्लास की पॉलिटिकल पार्टीज़ है। इस तरीके से हम देखते हैं भाई पॉलिटिकल पार्टी जो है सबको रिप्रेजेंट करती है, अलग अलग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को रिप्रेजेंट करती है, अलग अलग जो है रीजनल ग्रुप्स को फॉलो करती है, ठीक है। थ्रू द दिस सिस्टम डिफरेंट डाइवर्स पार्टीज एंड रिप्रेजेंट द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये वही बात आ गई यहाँ पे भी, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन को पावर प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई एक ही पार्टी जो है, सिर्फ एक ही पार्टी पूरे देश में एक कम्युनिटी को फॉलो करे, ऐसा नहीं है। क्योंकि तो यहाँ पे मौका मिलता है कि भाई एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें हर किसी को अपना अपना बात पहुँचाने का, अपने अपने लीडर भेजने का अधिकार हो। तो ये किस में मिलता है आपको? मल्टी पार्टी सिस्टम में मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका इसी का ऑप्शन में 32 के ऑप्शन में, नीचे वाले क्वेश्चन में देखो क्या है इसमें, इवेल्युएट द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल पार्टी। भाई नेशनल और रीजनल पार्टी में डिफरेंस क्या है, अब ये समझ लेते हैं। नेशनल पार्टी का मतलब क्या है? नेशनल पार्टी वो पार्टी होती है जो कि जिन्होंने 6% से वोट लिया हो और कम से कम उन्होंने 4 सीट लोकसभा में लिया हो, ठीक है। डिफरेंस नेशनल पार्टी रीजनल पार्टीज आर द नेशनल पार्टीज आर पावरफुल एंड नेशन डील, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, नेशनल पार्टी जो है पावरफुल होती है और वो लगभग पूरे नेशन के इश्यूज़ को डील करती है। रीजनल पार्टी जो है सिर्फ रीजनल इशू को इशू करेगी, रेज करेगी, जैसे जो शिवसेना है या महाराष्ट्र निर्माण सेना है, ठीक है, तो या असम गण परिषद है, तो वो असम के लोगों के, या जो शिवसेना है वो भाई मराठी लोगों का, मराठी मानुस का, इस तरीके से उन्होंने अपना पार्टी का राइज किया है। तमिल में जो है DMK है, द्रविड़ मुन्नेड़ कड़गम, वो तमिल के इंटरेस्ट की बात करती है, वो हिंदी के अगेंस्ट में है, वो नॉर्थ के अगेंस्ट में है, वो पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ नॉर्थ के लोगों का डोमिनेंस जो है उसके अगेंस्ट में है। वो चाहते हैं कि भाई साउथ का डोमिनेंस हो, साउथ की लैंग्वेज हो, साउथ का कल्चर हो, साउथ की लैंग्वेज, इन सबको वो सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से रीजनल लोग जो है रीजनल इशूज़ को, रीजनल कल्चर को, रीजनल जो है पावर को सपोर्ट करते हैं। नेशनल पार्टीज एक्शन ऑफर प्रेफरेंस ऑफ नेशनल इशूज़ ओवर द रीजनल प्रॉब्लम्स। नेशनल पार्टी जो रीजनल प्रॉब्लम्स को कम वैल्यू देते हैं, जबकि नेशनल प्रॉब्लम्स को ज़्यादा फोकस करते हैं। रीजनल पार्टीज ऑपरेट आर कन्फाइंड टू द स्टेट। रीजनल पार्टी केवल अपने स्टेट में ही लिमिटेड रहती है। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इनका, अब वही बात आ गई, यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होती है भाई, रीजनल पार्टी के लिए कम से कम 6%, दोनों में 6% चाहिए होता है, और लोकसभा में कम से कम 4 सीट चाहिए होता है, और रीजनल पार्टी को लगभग 6% स्टेट असेंबली के इलेक्शन में, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, ध्यान देने का, इसमें लोकसभा का इलेक्शन है, इसमें स्टेट पार्टी के लिए आपका लेजिस्लेटिव यानी विधानसभा का इलेक्शन है, और उनके कम से कम 2 सीटें चाहिए होती है विधानसभा में, तो वो रीजनल पार्टी बन जाएगी। विधानसभा में 2 सीट, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 सीट, और 6% दोनों में कॉमन है, 6% टोटल असेंबली के वोट, ठीक है। यानी एक दिल्ली में इलेक्शन हुए तो दिल्ली में जितने वोट डले हैं उसका 6% होना चाहिए, और दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली में 70 में से 2 सीट मिल जानी चाहिए, किसको? जो रीजनल पार्टी है, तो उसको रीजनल पार्टी मान ली जाएगी। और नेशनल पार्टी के लिए भी सेम ऐसे ही, लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं टोटल देश में, तो लोकसभा में जितने लोगों ने वोट डाला है उसका 6% प्लस लोकसभा के अंदर 4 सीटें, ठीक है। तो इस तरीके से वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पे 33 वाला क्वेश्चन है, किसान का इकोनॉमी का वाला क्वेश्चन है 33 वाला। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, अ फार्मर हैज़ बोरो द मनी फ्रॉम द मनी लैंडर्स इज हाई रेट ऑफ द इंटरेस्ट। भाई मनी लैंडर से अगर पैसा लेगा तो उसमें उसको क्या क्या फेस करना पड़ेगा, उसके क्या क्या कंसिक्वेंस होंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आप सिंपल सी बात, वो डेट ट्रैप में फंस जाएगा, यानी जाहिर सी बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका हाई होगा, नो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगता है, ठीक है, नो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, वो कोई कोलेटरल, कोई जो है पेपर वर्क नहीं मांगता। द लैंडर्स वर ऑफन पनिश द विल बी इल ट्रीटेड, यानी अगर आप उसका पैसा नहीं दे पाए तो आपकी ज़मीनें आपसे अंगूठा लगवा लेता है, कई बार आपकी ज़मीनें छीन लेता है, ठीक है, कई बार आपको फोर्स करता है, आपसे आपके साथ मिसबिहेव करता है, ठीक है। तो ये सब मनी लेंडर के साथ इशू होती है। प्राइम मोटिव ऑफ द इन्फॉर्मेशन सोर्स ऑफ काइंड ऑफ क्रेडिट में, ओके, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे चार्ज करेगा जिससे उनका वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बन सके। वो मंथली आपसे चार्ज करता है 3% या 4%, ठीक है, मंथली। आज तो साल में कितना हो गया कि 3% या 4% अगर मंथली चार्ज करता है, या 5% मंथली चार्ज करता है, मजबूरी में लोग 5% मंथली लेते हैं, तो 12 पंचे 60, यानी 60% पर एनम का इंटरेस्ट चढ़ जाएगा उनके ऊपर। अगर आपने 1 लाख रुपए लिए हैं तो 1,60,000 देने पड़ेंगे 1 साल के बाद, और वो कंपाउंड होता रहेगा। जबकि बैंक में आपको लोन मिलता है सिर्फ 12 से 13% पर एनम,
पर एनम, यानी 1 से 2%, 1% पे 1.5% पे आपको लोन मिलता है बैंक में, यानी फॉर्मल सेक्टर में। और इनफॉर्मल सेक्टर में आपको लोन मिलता है 3 से 4% या 5% तक, ठीक है। 4% भी अगर हिसाब लगाए तो 12 चौक 48, ठीक है, यानी 48%, यानी 48% के रेट से वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कौन, मनी लेंडर। तो इस तरीके से वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है किसका, मनी लेंडर से पैसे लेने में। इसका कंसिक्वेंस क्या होगा, देखो कंसिक्वेंस क्या है भाई, द फार्मर्स फेस द ऑनगोइंग हैरेसमेंट फेस करते हैं, फिजिकल हैरेसमेंट फेस करते हैं, उनकी ज़मीन चली जाती है, वो रेगुलर इंटरेस्ट नहीं भर पाते हैं, ठीक है। बोरोइंग द अनदर लैंडलॉर्ड, फिर वो दूसरे लैंडलॉर्ड से पैसा लेते हैं पहले लैंडलॉर्ड्स का पैसा चुकाने के लिए, जिसकी वजह से वो दोनों ही का इंटरेस्ट चढ़ता रहता है, जिसकी वजह से फाइनली किसान जो है एंजाइटी में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और फाइनली वो सुसाइड कर लेता है। तो सुसाइड भी आप लिख सकते हो, किसान कई बार करता है डेट ट्रैप के चक्कर में। अगला भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो है भाई पॉवर्टी से लड़ने का सबसे बेहतर तरीका है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आया गया है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेल्फ हेल्प ग्रुप द एलिमिनेट पॉवर्टी एंड एम्पावर द वुमेन्स। बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या, पहले समझ लो। सेल्फ हेल्प ग्रुप गांव में कुछ लोग मिलकर के अपना जो है ग्रुप बनाते हैं, 4-5 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, 15-20 लोगों का ग्रुप बनाते हैं अपना। इसमें क्या होता है कि भाई मान के चलो हमारे पास 2-2 हज़ार रुपये हैं, 5-5 हज़ार रुपये, ठीक है। तो हमने 5-5 हज़ार अगर 20 लोगों के पास हैं, 20-5 100, ठीक है। तो 5-5 हज़ार एक स्मॉल अमाउंट से वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। 1 लाख रुपए में कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। 1 लाख तो फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा मान के चलो, उनका 2-2 हज़ार रुपये हैं, 2-2 हज़ार से भी उनके पास 40-50 हज़ार रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। तो वो अपना जो है एक छोटा सा पापड़ बेचना स्टार्ट कर देंगे, अचार बेचना स्टार्ट कर देंगे, बैग बनाना स्टार्ट कर देंगे, हैंडीक्राफ्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे, कपड़े बनाना स्टार्ट कर देंगे, पर्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इससे होगा क्या, दूध के डेयरी जो है लगा सकते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या, इनसे होगा क्या, उनके पास एक इनकम आने लग जाएगी, ठीक है। इनकम, जैसे पापड़ का एग्जांपल आप समझ सकते हैं, लिज्जत पापड़ जो है ना आज $1 बिलियन कंपनी बन चुकी है। और ये सिर्फ 2 वुमेन्स ने स्टार्ट करी थी, महाराष्ट्र में स्टार्ट करी थी, 1 या 2 वुमेन ने मिलकर स्टार्ट करा था, और 50 पैसे से स्टार्ट करा था, 50 पैसे 1 रुपये से स्टार्ट करा था, और वो आज $1 बिलियन की कंपनी बन चुकी है लिज्जत पापड़ की, जो कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरीके से महिलाएं जो है गाँव में अपना स्टार्ट करती हैं। इससे होता क्या है, इसमें जैसे जैसे प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट आवर में शेयर करेंगे। कुछ प्रॉफिट जो है अपने उस हेल्प ग्रुप में के बैंक से वो लोन ले लेंगे। फिर उस मान के चलो आपकी वो कंपनी बन जाती है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप आपकी कंपनी बन गई, ठीक है। तो फिर आप बैंक से लोन ले सकते हो। फिर कुछ पैसा जो है आप जो है जैसे जैसे प्रॉफिट आएगा, आपकी कंपनी बढ़ेगी, तो आपके पास एक अमाउंट आपके पास खुद का जमा हो जाएगा, ठीक है, जिससे फिर आपको बैंक से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान के चलो आपके पास आपकी कंपनी 10 लाख की बन गई, 20 लाख की बन गई, तो आपके मेंबर को मान के चलो ज़रूरत है, यानी आपके गाँव के मेंबर को ज़रूरत है, गांव के नहीं, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर को जरूरत है, मान के चलो 50 हज़ार की जरूरत है, तो आप उसमें उसको 50 हज़ार दोगे, 20 हज़ार दोगे, 25 हज़ार दोगे, और जो लोन का अमाउंट रहेगा, ठीक है, लोन का जो अमाउंट रहेगा इतना रहेगा, और इंटरेस्ट जो है बहुत कम रहेगा, 1% 2%, ठीक है, पर जो 1% 2% जो है पर मंथ के हिसाब से, ये मान के चलो जो बैंक जैसे लोन देता है आपको 12 से 13% पे, तो वो आपको 5 या 6% पे दे देगा आपको लोन वो, ठीक है, यानी पर एनम 5 से 6% पर एनम वो लोन दे देगा आपको, क्योंकि वो आपका ग्रुप है, क्योंकि आपका ही हेल्प से बनाया है वो ग्रुप, तो अपने मेंबर को बहुत कम रेट पे वो क्या चार्ज करता है, लोन देता है, ठीक है। इसके अलावा देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, इसके अलावा उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इसके अलावा जो है वो जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाती हैं, इसके अलावा उनके पास क्या है, उनके पास अपने पास एक स्किल डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। इससे क्या होगा, समाज आपका तरक्की करेगा, सोशल एम्पावरमेंट आ जाती है। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन क्या है। देखो, दे डू नॉट डिमांड द कोलेटरल एंड द इजी एसेस टू बाय द पुअर, इसमें दे अवेलेबल फैसिलिटीज ऑफ लोन फ्रॉम द फॉर्मल सोर्स ऑफ, ठीक है। अगर आपने ये बना लिया, क्या नाम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया, तो आपको बैंक से भी लोन मिल जाता है बहुत ईजी रेट पे। फिर आप अपना काम स्टार्ट करते हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्सक्लूसिवली मीन्ट फॉर रूरल वुमेन्स, गांव के लोगों के लिए बनता है जो कि इकोनॉमिकली बहुत पिछड़े हुए लोग होते हैं, ठीक है। हेल्प द इम्प्रूव द अदर डेवलपमेंट फैक्टर्स सच एज लिटरेसी लेवल, इम्प्रूव द हेल्थ केयर एंड बेटर फैमिली प्लानिंग। इसके अलावा वुमेन्स के रिगार्डिंग में कई जो जैसे वो आपस में महिलाओं ने अपना ग्रुप बना लिया, तो आपस में अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करती हैं, कई बार वहाँ पे पढ़ाई लिखाई भी होती है, ठीक है, और स्किल को बेटर करा जाता है, और फैमिली प्लानिंग के ऊपर बात होती है। तो इन सब पे ही फ़ायदा होता है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ ना कुछ वो काम करेंगी, चाहे पापड़ बनाएंगे, अचार बनाएंगी, तो उनका जब बिजनेस चलता है तो उनकी लाइफ को भी हेल्प मिलती है, उनके बच्चों को भी अच्छा फ़ायदा होता है, ठीक है, उनकी फैमिली भी आगे बढ़ती है। तो इसके अलावा जो है कई तरह के वो सक्सेसफुल ट्रेनिंग लेती हैं, वहाँ पे स्किल सीखती हैं, ठीक है, जिससे उनको आगे फ़ायदा ही होता है, ठीक है। तो ये सब काम आप लिख सकते हो किसमें, सेल्फ हेल्प ग्रुप में। अगला पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आई थिंक आप कर लोगे, ठीक है, इसमें कोई आपको कोई दिक्कत नहीं आने की है। नेक्स्ट है आपका मैप ही है।
तो मैप भी आप सीधा सीधा याद ही कर लोगे बेटा। इसके अंदर कोल माइन तमिलनाडु में सेलम है, यहाँ पे डैम बिल्डर चेनाब रिवर में, नोएडा सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा की जगह पे भाग ये मार्क करोगे आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये मैप है। कोल माइन तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सी माइन है भाई? तमिलनाडु में नेवली माइन है यहाँ पे, ठीक है, नेवली माइन करोगे यहाँ पे। दूसरा हमारा जो है क्वेश्चन क्या है हमारा, डैम बिल्डर रिवर चेनाब, रिवर चेनाब पे कौन सा डैम बनाया गया? यहाँ पे सलाल डैम बनाया गया, ठीक है। नोएडा में कौन सा है? नोएडा में कौन सा यहाँ पे लार्ज, नोएडा में कौन सा पार्क बनाया गया भाई? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया। नोएडा तो साफ ही लिखा गया, तो नोएडा में आप मार्क कर दोगे, दिल्ली के पास, ठीक है, दिल्ली के पास मार्क कर दोगे। और जो है आपका लार्जेस्ट नेचुरल मेजर सी पोर्ट, आंध्र प्रदेश का मेजर सी पोर्ट जो एक ही है वो आपका मेन जो है वो आपका आंध्र विशाखापट्टनम है, तो इस पर आप मार्क कर दोगे, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, ये आपका हो गया। तो इस तरीके से आपको अगर पसंद आई हो ये वीडियो तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से सब्सक्राइब करिए और अच्छे मार्क्स गेन करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप जिसने बच्चे ने पूरा वीडियो देखा है तो आप आशा करता हूँ आप पिछले वाले भी जाकर वीडियो देखिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा और जाहिर सी बात है आपके अच्छे नंबर आएंगे। और अगर आप चाहोगे तो मेरे जाके प्लेलिस्ट में 10th की सारी वीडियो भी देख सकते हो, तो वो भी आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए, इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए। धन्यवाद।